हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस क्लास। तो आज है हमारा सेशन नंबर 11, आखिरी लेक्चर ऑन फंक्शन। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, बट वो लेक्चर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आने वाला है। सिर्फ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे हम फंक्शंस के ऊपर। तो आज हम फंक्शंस कंप्लीट कर डालेंगे, है ना। फंक्शन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स बच गए अपने पास में। एक तो पीरियोडिक फंक्शन, राइट। पीरियोडिक फंक्शन हम कवर करेंगे आज के सेशन में। एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाला है। एंड इसके बाद में फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो फंक्शनल इक्वेशन के हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये तीन मेजर टॉपिक्स बच चुके हैं फंक्शन के अंदर, वो सारे हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद पीरियोडिक फंक्शन। ओके, तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन, जैसे हमने देखा है कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि रिपीट होते हैं। जैसे साइन एक्स एक 2 पाई के इंटरवल के बाद में रिपीट होने वाला होता है, तो ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं जो कि रिपीट होते हैं। तो उन सारे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है। तो उनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन पे गौर फरमाएंगे गाइस। प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये है, ठीक है। प्रॉपरली अपन ये बोलेंगे कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी एंड एफ ऑफ एक्स सेम आ जाए, या फिर एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स माइनस टी सेम है, तो इस टाइप के फंक्शन को अपन पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे विद पीरियड टी। मतलब अगर x की जगह x प्लस टी रख दूं तो वही सेम चीज मुझे मिल जाए। तो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स में लेता हूं, ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि इसका पीरियड 2 पाई है। अब इसका पीरियड अपन 2 पाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे अगर x की जगह x प्लस 2 पाई रख दूं, है ना, तो साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई बन जाएगा। वैसे तो ये क्लास 11th का टॉपिक है, बट एक बार फटाफट क्लास 12th वाले बच्चों के लिए रिवीजन की तरह अपन ले लेते इस टॉपिक को। तो देखो, x की जगह अगर x प्लस 2 पाई रख दूं तो मेरे को वही सेम चीज मिलने वाली है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की जगह x प्लस पाई रखूंगा तो माइनस साइन एक्स मिल जाएगा। x की जगह x प्लस 2 पाई रख दूंगा तो ये अपने पास साइन एक्स ही मिल जाएगा फिर से, है ना। साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर एफ एक्स एक साइन एक्स लो तो एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स बन रहा है, इसलिए अपन इसका पीरियड t क्या बोल देंगे, 2 पाई, ठीक है। तो ये हो गया t। तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, कॉस एक्स का भी पीरियड 2 पाई होता है, क्योंकि कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स का इक्वल आता है। बट वहीं पे अगर tan x एंड cot x के बारे में बात करूं तो tan x एंड cot x दोनों का पीरियड पाई होता है गाइस। पीरियड ऑफ tan x, अगर एफ एक्स tan x लेता हूं मैं, तो अगर यहाँ पे x को x प्लस पाई से रिप्लेस किया जाए तो ये देखो tan ऑफ x प्लस पाई बन जाएगा, या फिर इसको ऐसा पढ़ो tan ऑफ पाई प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट, सेम चीज मिल जाएगी। तो tan ऑफ पाई प्लस एक्स tan x के ही इक्वल होती है। क्योंकि tan ऑफ पाई प्लस एक्स tan x के ही इक्वल है, इसलिए इसका पीरियड पाई होगा। तो tan x का पीरियड अपन ध्यान रखेंगे, tan x का पीरियड पाई होने वाला है बच्चा लोग, है ना। द पीरियड ऑफ tan x इज पाई। पाई इंटरवल के बाद में रिपीट करता जाएगा, जो कि इसका ग्राफ भी वही चीज बताएगा कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में जो ग्राफ रहता है tan x का, वही सेम ग्राफ पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, वही सेम ग्राफ कॉपी पेस्ट होता चला जाता है। और साइन एक्स का जो ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ है, वो 2 पाई इंटरवल के बाद में रिपीट करेगा। और साइन एक्स कॉस एक्स इसका पीरियड 2 पाई, ठीक है। देखो कुछ नोट करने वाली बात है, ऑड पावर्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, इनकी ऑड पावर सबका पीरियड क्या होने वाला है, 2 पाई होने वाला है। साइन एक्स ले लो, कॉस एक्स ले लो, सेक एक्स ले लो, कॉसेक एक्स ले लो, इन सबका पीरियड 2 पाई। इन चारों का पीरियड 2 पाई अगर इनकी पावर ऑड है तो, है ना। मतलब अगर इनकी पावर 1 है, 3 है, 5 है, तो इन सबका पीरियड 2 पाई होने वाला है। और tan x एंड cot x के बारे में बोला जाए तो ये हमेशा ही पीरियोडिक होगा विद पीरियड पाई। tan x एंड cot x आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, चाहे इनकी पावर इवन लो चाहे ऑड लो। बट तीसरा पॉइंट यहां पे देखो, नॉन जीरो इवन पावर्स और मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स आर पीरियोडिक विद पीरियड पाई। अगर मॉड्यूलस ले लोगे साइन एक्स का या फिर कॉस एक्स का या फिर सेक एक्स का कॉसेक एक्स का, तो इनका मॉड्यूलस लेते इनका पीरियड पाई हो जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखो गाइस, अगर एफ एक्स ले रहा हूं मैं साइन एक्स, ठीक है, या फिर मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, है ना, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स ले लिया। अब अगर x की जगह x प्लस पाई रखते हैं,
अब अगर x की जगह x प्लस पाई रखूंगा तो क्या ये मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई मिलेगा? और साइन ऑफ पाई प्लस थीटा होता तो माइनस साइन थीटा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो होता तो माइनस साइन थीटा है, मतलब ये माइनस साइन एक्स तो आएगा, बट इसके बाहर मॉड्यूलस है तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, है ना। इसके बाहर मॉड्यूलस है, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, पर मॉड्यूलस है तो वापस से वही पॉजिटिव बना के ये साइन एक्स ही बना देगा, इसको मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स ही बना देगा इसको। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई भी यही आया, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? अब ये पाई का पीरियड हो चुका है ना, इट्स पीरियड इज पाई नाउ। वही चीज साइन स्क्वायर एक्स के लिए भी बोल सकते हैं कि अगर आपसे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, इनकी इवन पावर्स का पीरियड पूछा जाए तो वो पाई हो जाता है, क्योंकि अब वहां पे अगर थीटा को पाई प्लस थीटा से रिप्लेस कर रहे हो तो वो नेगेटिव आएगा, बट उसकी पावर इवन है तो वही सेम फंक्शन बना दिया, है ना। साइन स्क्वायर एक्स में एक्स की जगह अगर पाई प्लस एक्स रख दोगे तो वो माइनस साइन एक्स का स्क्वायर बनेगा, और क्योंकि वो स्क्वायर है तो फिर से उसको पॉजिटिव बना दिया, तो ये वहां पे फंडा हो रहा है। क्लियर है? तो क्या चीजें हमने सीखी है? अगर ऑड पावर से किनकी, साइन कॉस और इनके रेसिप्रोकल की, साइन कॉस एंड इनके रेसिप्रोकल की ऑड पावर्स है तो उनका पीरियड 2 पाई होने वाला है। tan x एंड cot x का पीरियड हमेशा ही पाई होता है, चाहे पावर आप ले लो इवन, चाहे आप पावर ले लो ऑड, इनका पीरियड हमेशा ही पाई रहता है, ठीक है। π/2 नहीं हो जाएगा, ऐसा मत सोचना कि सर tan x की पावर इवन रख दे तो π/2 हो जाएगा, क्या? नहीं, क्योंकि tan x में अगर x को पाई प्लस एक्स से रिप्लेस करते हो तो वो tan x ही बन जाता है, तो चाहे पावर इवन ले लो चाहे ऑड ले लो, सेम चीज बन रही है, ठीक है। नॉन जीरो इवन पावर्स और मॉड्यूलस ऑफ, है ना, मॉड्यूलस अगर इनके लिए रखे तो उनका पीरियड पाई होता है, तो ये चीजें हैं। अब गाइस, इफ एफ एक्स हैज पीरियड टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड टी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए होगा, ठीक है। समझते हैं इस बात को, जैसे कि आपको पता है कि साइन एक्स का पीरियड, साइन एक्स का पीरियड बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन ऑफ 3x का पीरियड पूछूं कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन 3x, इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, है ना। साइन एक्स का पीरियड सबको पता है कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, पीरियड मतलब कि यहाँ पे अगर x को 2 पाई प्लस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा तो वही साइन एक्स ही मिलेगा, बट अब इसका पीरियड 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x है ना उससे डिवाइड हो जाएगा। देखो जरा कि यहां पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई अपॉन 3 कर दूं तो अपने को सेम ही चीज मिल जाएगी, तब भी अपने को साइन 3x ही मिल जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, देखो ये बन रहा है साइन ऑफ 3 टाइम्स, x की जगह पे क्या रख रहा हूं, x प्लस 2 पाई/3, x की जगह पे x प्लस 2 पाई/3 रखा जा रहा है। देखो जरा, x की जगह पे x प्लस 2 पाई/3, अब देखो 2 पाई/3 और 3 मल्टीप्लाई होके क्या 2 पाई बना देंगे, मतलब क्या ये यही चीज लिखी है, साइन ऑफ 3x प्लस 2 पाई एंड साइन ऑफ 3x प्लस 2 पाई फिर से साइन 3x ही बन गया। तो अगर एफ एक्स साइन 3x है तो एफ ऑफ 2x प्लस 2 पाई/3 ये भी साइन 3x आ रहा है, मतलब कि इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई/3। तो देखो जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है ना उससे हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे साइन x का पीरियड 2 पाई है तो साइन 3x का पीरियड 2 पाई/3 हो जाएगा, तो जो कोफिशिएंट ऑफ x है उससे फर्क पड़ता है ना। अब समझो कोफिशिएंट ऑफ x से क्यों फर्क पड़ता है सर। गाइज अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा है, क्या साइन 3x का ग्राफ बना सकते हो? साइन x का ग्राफ सबको पता है ना, साइन एक्स का ग्राफ, साइन 3x और साइन एक्स के ग्राफ में क्या फर्क है? फर्क इसमें यह पड़ेगा कि ऐसा हो जाएगा ना, पिचक जाएगा ना थोड़ा सा ग्राफ, ठीक है। साइन 3x का ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। साइन x में x बराबर पाई पे 0 होता था, यहाँ पे π/3 पे 0 हो जाएगा, तो समझ रहे हो, ये इस लॉजिक के हिसाब से अपन ये बोल सकते हैं कि ग्राफ श्रिंक हो गया ऐसे, और जब ग्राफ ऐसे श्रिंक हो गया तो उसका पीरियड छोटा हो गया, ठीक है। तो ये रीजन है उसके पीछे। बट अगर अपन ऐड कर रहे हैं, जैसे यहां पे देखो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी में इस बी की वजह से पीरियड में कोई चेंज नहीं आया, चेंज पीरियड में किसकी वजह से आया, ए की वजह से आया, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसकी वजह से पीरियड में चेंज आएगा, ठीक है।
जैसे अगर साइन 3x का पीरियड पूछूं, या फिर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ साइन ऑफ 3x प्लस 5 का पीरियड बताओ, तो साइन ऑफ 3x प्लस पाई का पीरियड भी 2π/3 ही होने वाला है, इस 5 से फर्क नहीं पड़ रहा है। प्लस क्या कर रखा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर अपने को f ऑफ x का ग्राफ पता है, f ऑफ x प्लस a का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ अपन लेफ्ट राइट शिफ्ट करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे इसके ग्राफ से इसके ग्राफ बनाने के लिए लेफ्ट राइट ग्राफ शिफ्ट होता है, बट अगर मैंने x को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो पीरियड पे है ना अफेक्ट कर रहा है, पीरियड को अफेक्ट कोफिशिएंट ऑफ x कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें fx का पीरियड पता हो और f ऑफ ax प्लस b का पीरियड पूछा जाए तो वो t अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो कि हमें cos का पीरियड पता है, cos x का पीरियड क्या होता है 2π होता है। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1/5 हो गया, ठीक है। तो इसके पीरियड के बारे में कमेंट करना हो तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x 1/5 है ना, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दोगे। जो cos x का पीरियड है, cos x का पीरियड कितना है 2π है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1/5 है, तो पीरियड को 1/5 से डिवाइड कर दिया, मतलब ये बन जाएगा 10π, 10π इसका पीरियड होगा। मतलब अब यहां पे x को 10π प्लस x से रिप्लेस करोगे तब हमें सेम चीज मिलेगी, जो कि सेंस भी बना रही है कि 10π प्लस x से रिप्लेस किया मतलब 10π अपॉन 5 2π हो जाएगा। तो ओवरऑल 2π प्लस समथिंग से ही रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x पीरियड पे फर्क डालेगा, कोफिशिएंट ऑफ x से फर्क पड़ता है कि पीरियड चेंज हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ x की वजह से, ठीक है। जैसे अगर अच्छा स्लाइड का कलर बदल देते हैं गाइस। तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे साइन x का जो पीरियड है, साइन ऑफ x प्लस 2 का जो पीरियड है वो सेम है, इन दोनों का पीरियड 2π है, इन दोनों का पीरियड 2π है गाइस। यहाँ पे x को 2π प्लस x से रिप्लेस करोगे सेम चीज मिलेगी, यहाँ पे भी x को 2π प्लस x से रिप्लेस करोगे तब जाके वही सेम चीज मिलने वाली है, ठीक है। तो इन दोनों का पीरियड सेम है। बट यहीं पे अगर मैं साइन 3x का पीरियड पूछूं, है ना, साइन 3x माइनस समथिंग का पीरियड पूछ लूं, तो अब इनका पीरियड कितना हो जाएगा, अब इनका पीरियड हो जाएगा 2π अपॉन 3, जो इसका पीरियड है पहले जो साइन x का पीरियड था, कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा उससे अपन डिवाइड कर देंगे, तो अब इसका पीरियड 2π अपॉन 3 हो चुका है, ठीक है। जैसे हमें 10x का पीरियड पता है, 10 3x का पीरियड निकालना हो, fx इज इक्वल टू 10 ऑफ 3x का पीरियड अपने को निकालना हो, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है 10x का पीरियड कितना होता है पाई, 10x का पीरियड पाई होता है, इसका पीरियड π/3 हो जाएगा, 10x का पीरियड पाई, तो 10 ऑफ 3x का पीरियड π/3 हो जाएगा, विच मेक सेंस एज वेल, क्योंकि यहां पे x को अगर π/3 प्लस x से रिप्लेस करूंगा तब जाके सेम चीज मिलेगी, है ना। अगर x को यहां पे π/3 प्लस x से रिप्लेस करूंगा, x को x प्लस t से रिप्लेस करना है, तो ये क्या बना 10 ऑफ 3 टाइम्स π/3 प्लस x, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 10 पाई प्लस 3x बना, और 10 पाई प्लस थीटा सेम चीज tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रही बात है, इसका पीरियड पाई है tan x का, तो tan ऑफ 3x का पीरियड π/3 हो जाएगा। तो पीरियड बेसिकली क्या चीज़ है कि अगर हम x को x प्लस टी से रिप्लेस करें और वही सेम चीज़ मिल जाए, वही सेम फंक्शन मिल जाए, तो t उसका पीरियड हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात है पीरियड की, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कुछ कुछ फंक्शंस दे रखे होते हैं, ठीक है। जैसे एक फंक्शन fx दे दिया, दूसरा gx दे दिया, fx प्लस gx दे रखा है, और हमें उसका पीरियड निकालना हो, तो fx का पीरियड निकालना, gx का पीरियड निकालना, और उन दोनों का LCM ले लेना, ठीक है। देखो, इफ LCM ऑफ t1, t2 एग्जिस्ट where t1 and t2 आर पीरियड ऑफ fx and gx रिस्पेक्टिवली, देन अ पीरियड, ठीक है, वो फंडामेंटल हो, जरूरी नहीं है वो, of fx plus minus gx, fx into gx, fx upon gx is LCM of t1 and t2.
अगर दो फंक्शंस को ऐड किया गया है तो उन दोनों के पीरियड का एलसीएम, उनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लो। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल इक्वेशन आपके सामने दिया गया, जिससे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस कॉस ऑफ 4x। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या है पहले वाले का? साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, इसका पीरियड 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। मानते हो ये बात? साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, इसका पीरियड 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। cos 4x के बारे में देखोगे तो cos x का पीरियड 2 पाई होता है, तो इसका पीरियड 2 पाई बाई 4 हो जाएगा। राइट, सही बात है। अब 2 पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 4 का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो इसका ओवरऑल पीरियड होने वाला है, कि उनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होगा, है ना? ऐसा नंबर जो कि इसका भी एक मल्टीपल हो, इसका भी एक मल्टीपल हो। लोवेस्ट नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ बोथ ऑफ देम, दैट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। राइट, ओके, तो देखेंगे जरा एलसीएम ऑफ 2 पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 4 वो हम निकालना चाहते हैं। तो जब भी इस टाइप के सिनेरियो में फंस जाओ कि a बाई बी एंड c बाई डी उनका एलसीएम निकालना हो, तो इसके लिए रूल ये रहता है, देखो एलसीएम ऑफ a बाई बी कॉमा p बाई क्यू इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये रूल ध्यान रखना। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन का निकालना हो, जैसे कि सपोज 2 बाई 3 4 बाई 5 है, इसका एलसीएम मुझे निकालना है लेस से। ठीक है, एलसीएम इन दोनों नंबर का निकालना है, तो क्या करेंगे? एलसीएम तो न्यूमरेटर वाले नंबर्स का ले लेंगे और डिनोमिनेटर वाले नंबर का एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो न्यूमरेटर वाले जो नंबर है 2 एंड 4, इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 4 आने वाला है, सही बात है। और डिनोमिनेटर वाले जो नंबर है 3 एंड 5, इनमें जो कॉमन फैक्टर है 3 एंड 5 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 ही है। तो 2 बाई 3 एंड 4 बाई 5 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 2 बाई 3 एंड 4 बाई 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे भी लागू होगी गाइस कि 2 पाई बाई 3 कॉमा 2 पाई बाई 4, तो एलसीएम तो अपन न्यूमरेटर का ले लेंगे। 2 पाई एंड 2 पाई का एलसीएम क्या होगा? सोचो जरा। डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, तो 3 एंड 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सोचो, तो इन दोनों का एलसीएम तो 2 पाई ही होने वाला है ना? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द सेम नंबर इज द सेम नंबर। राइट, डिनोमिनेटर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर्स के बीच में 1 हो जाएगा, तो 2 पाई अपॉन 1। ठीक है, विच इज 2 पाई ओनली। सो ओवरऑल इसका पीरियड कितना आ गया? 2 पाई आ गया इसका पीरियड, है ना? यहां पे पीरियड आ जाएगा इसका 2 पाई। तो इट्स पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई। तो जब भी दो फंक्शंस ऐड कर रखे हो, सब्ट्रैक्ट कर रखे हो, मल्टीप्लाई कर रखे हो, उनका ओवरऑल पीरियड जानना हो, तो क्या करेंगे कि इन दोनों का इंडिविजुअल पीरियड निकालो, उनके पीरियड का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लिया जाता है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 2 पाई एंड 2 पाई का एलसीएम 2 पाई हो जाएगा। 3 एंड 4 के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज 1। So LCM of T1 and T2 is defined when T1 and T2 are rational। देखो, जब दोनों रैशनल होंगे तब उनका पीरियड है ना, तब उनका LCM डिफाइंड होगा। दो रैशनल नंबर का LCM निकाल सकता हूं, दो इरेशनल नंबर का भी LCM निकाल सकता हूं अगर वो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हुए। जैसे देखा जाए तो 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 4 दोनों इरेशनल नंबर है, इनका LCM एग्जिस्ट कर रहा है। राइट, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हैं, इनका एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं एलसीएम पूछूं आपसे, एलसीएम ऑफ √2 एंड 3√2, इसका एलसीएम पूछ लिया जाए तो इसका एलसीएम एग्जिस्ट करता है। √2 एंड 3√2 को एलसीएम 3√2 हो जाएगा, 3√2 होने वाला है, विच इज बेसिकली द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब समझ रहे हो ना कि √2 का भी इंटीग्रल मल्टीपल है, इसका भी इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल जाएगा। तो इनका एलसीएम अपने सामने एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, बट √2 एंड √6 का नहीं करेगा। √2 एंड √3 या फिर √2 एंड √6 इनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा मत बोल देना सर इनका एलसीएम √6 हो जाएगा, गलत हो जाएगी ये बात। इनका एलसीएम √6 नहीं होगा, बिकॉज √6 इसका इंटीग्रल मल्टीपल थोड़ी ना है √6, है ना?
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और कौन सा मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल। √6 इज नॉट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ √2। √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तब √6 मिलता है, एंड √3 इज नॉट एन इंटीजर गाइस। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो इनका एलसीएम अगर आपसे पूछा जाए तो दैट डज नॉट एग्जिस्ट, इनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो, दो रैशनल का एलसीएम तब एग्जिस्ट नहीं करता अगर वो एक दूसरे के मल्टीपल ना हो। ठीक है, एंड एलसीएम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर का एलसीएम तो कदापि एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक रैशनल एंड इरैशनल नेवर एग्जिस्ट, नेवर एग्जिस्ट। दो इरैशनल का कर सकता है कभी कभी, बट एक रैशनल और इरैशनल का एलसीएम कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 एंड पाई का एलसीएम बताओ जरा, तो 1 एंड पाई का एलसीएम क्या बताओगे? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 1 एक रैशनल नंबर हो गया, पाई एक इरैशनल नंबर हो गया, इनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक रैशनल एंड इरैशनल का एलसीएम कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। जनरली यहां पे मैंने बच्चों को ऐसे बातें करते हुए सुना है कि सर एलसीएम ऑफ 1 एंड पाई, पाई कर दो ना सर, क्या दिक्कत है? डर गए क्या सर? देखो पाई हो तो जाएगा। बेटा पाई इसका एलसीएम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो पाई का तो इंटीग्रल मल्टीपल है, पाई को ही 1 से मल्टीप्लाई किया पाई मिल जाएगा, पाई का तो इंटीग्रल मल्टीपल है। बट क्या पाई 1 का इंटीग्रल मल्टीपल है क्या? क्योंकि 1 को अपने को पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड पाई इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल, पाई इंटीजर थोड़ी ना है। ठीक है, और एक रैशनल और एक इरैशनल, ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि देखो इरैशनल का मल्टीपल इरैशनल होगा, रैशनल का मल्टीपल रैशनल होगा, तो एक रैशनल और इरैशनल का कॉमन मल्टीपल कैसे एग्जिस्ट करेगा? कर पाएगा क्या? है ना, इरैशनल का मल्टीपल इरैशनल, रैशनल का मल्टीपल रैशनल, तो इनका कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट कर नहीं सकता है। तो इन बातों का अपन खास ख्याल रखेंगे, है ना। एलसीएम का अपन ने ये रूल देख लिया है कि अगर फ्रैक्शंस में हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, दैट्स हाउ वी टेक एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन। अब देखेंगे इसका हमें क्या निकालना है? पीरियड बताना है कि व्हाट इज द पीरियड फॉर दिस फंक्शन। तो cos ऑफ 2x/3 लिखा है जैसे, तो cos x का अपने को पीरियड पता है कि cos x का पीरियड 2 पाई होता है, cos का पीरियड 2 पाई, बट कोफिशिएंट ऑफ x को देखो जरा ध्यान से, कितना है? 2/3 है। अपने को पता है ना कि अगर cos x का पीरियड 2 पाई है तो cos ऑफ ax का पीरियड और 2 पाई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a होने वाला है। तो वैसे ही अगर cos, ठीक है, cos ऑफ 2x/3 के बारे में बताना है तो cos x का पीरियड 2 पाई है और इसका मल्टीपल है, कोफिशिएंट ऑफ x है 2/3, तो ये इसका पीरियड हो गया। इसके पीरियड के बारे में बताएंगे, t2 हो जाएगा 2 पाई अपॉन 4/5, सही बात है, 2 पाई अपॉन 4/5। तो t1 अपने पास में आ रहा है 3 पाई के इक्वल, सही बात है, 2 से 2 कट के, और t2 हमारे सामने आ रहा है 5 पाई/2 के इक्वल। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या इन दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो एलसीएम ऑफ 3 पाई एंड 5 पाई/2 हमें इसका एलसीएम बताने का हो तो कैसे बताएंगे कि न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो न्यूमरेटर में कौन कौन से नंबर है? 3 पाई एंड 5 पाई। 3 पाई एंड 5 पाई इसका तो होगा एलसीएम, न्यूमरेटर का तो होगा एलसीएम। डिनोमिनेटर वाले नंबर्स देखो 1 एंड 2, इसका होगा एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 1 एंड 2। तो इनका कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 3 पाई एंड 5 पाई का 15 पाई हो जाएगा, राइट, है ना। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 15, तो 15 पाई इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, राइट। डिनोमिनेटर में 1 एंड 2 के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो वो तो 1 ही है गाइस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर समझ रहे हो ना? ठीक है,
तो ये बन गया 15 पाई अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 15 पाई ओनली. सो दैट इज द पीरियड, है ना, दैट इज द आंसर. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 पाई. दैट्स आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट. वेरी गुड, है ना, क्लियर है इतनी बातें. चलो, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज अपीरियोडिक. अपीरियोडिक मतलब कि जो पीरियोडिक नहीं होता है उसको अपीरियोडिक बोलते हैं. अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड होता है 1. इसका पीरियड कितना होता है 1 होता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में अगर एक्स को x प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो सेम चीज ही तो नहीं दे देगा. सेम चीज दे देगा ना यार. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 आर इक्वल टू ईच अदर, जो अपन इसके ग्राफ से भी वेरीफाई कर सकते हैं. इसका ग्राफ भी रिपीट करता है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1. सो दैट इज वाई fractional part of x and fractional part of x plus 1 are the same thing. It has a period of 1. Are we clear? तो fractional part of x का period हो जाता है 1 guys. sin x का period हमें पता है 2 पाई, इसका period 2 पाई, इसका period 1. क्या इनका LCM एग्जिस्ट करेगा क्या LCM ऑफ 2 पाई एंड 1 एग्जिस्ट करेगा क्या? तो अपन बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि एक इरेशनल है, एक रैशनल है. ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, और ये रैशनल नंबर है. एक रैशनल और इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है. तो जब इनका एलसीएम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ऐसी कोई कॉमन पीरियड नहीं मिल रहा जहां पे ये भी रिपीट कर जाए और ये भी रिपीट कर जाए. ठीक है, साइन एक्स रिपीट करेगा 2 पाई के इंटरवल के बाद, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रिपीट करेगा 1 के इंटरवल के बाद, है ना, कि आफ्टर एवरी 1 रिपीट करेगा. अब इनका कोई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों पे एग्री कर जाए. ठीक है, बट वहीं पे अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई एक्स, सपोज ऐसा आ जाए, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई पाई है ना, सपोज इस टाइप का आ जाए क्वेश्चन. अब इसके अंदर अपन बोल सकते हैं गाइस, क्या बोल सकते हैं कि साइन एक्स का तो पीरियड 2 पाई होता है, पता ही है अपने को. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड हमें पता है 1 होता है. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाई पाई टाइम्स एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा? ठीक है, मल्टीप्लाई किसे किया गया है? 1 बाई पाई से, उसी से डिवाइड कर देते हैं. जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है उससे डिवाइड कर देते हैं 1 अपॉन 1 बाई पाई. फॉर्मूला है ना t अपॉन a. तो t कितना है यहाँ पे? 1 है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 1 बाई पाई है. तो इसका जो पीरियड हो गया, इसका पीरियड हो जाएगा, है ना, ये पीरियड में लिख रहा हूं यहाँ पे. ठीक है, तो इसका पीरियड हो जाएगा 1 अपॉन 1 बाई पाई, 1 अपॉन 1 बाई पाई विच इज पाई ओनली. देख सकते हो कि अगर ये फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ इससे पाई प्लस एक्स से, तब जाके रिपीट करेगा, क्योंकि डिवाइड बाई पाई ही कर रहे हैं अपन. x को अगर पाई प्लस एक्स से रिप्लेस किया जाए तो बेसिकली ये हो तो वही रहा है ना कि 1 प्लस एक्स बाई पाई का फ्रैक्शनल पार्ट विच इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई पाई ओनली. समझ में आ रही बात है? और नहीं तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर एफ एक्स का पीरियड पता हो तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड होता है टी अपॉन ए. तो 1 अपॉन 1 बाई पाई विच इज पाई, है ना. तो इसका पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड जो है वो पाई है. और अब अपन एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई विच इज 2 पाई ओनली. तो अब इसका पीरियड ओवरऑल 2 पाई हो जाएगा. वेरीफाई भी कर लेते हैं, मतलब कि अगर मैंने अब x को x प्लस 2 पाई से रिप्लेस किया तो ये साइन ऑफ x प्लस 2 पाई, है ना, ये तो साइन ऑफ x प्लस 2 पाई बन जाएगा. और ये प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स अपॉन पाई बन जाएगा. तो समझ में आ रही बात है, साइन ऑफ x प्लस 2 पाई साइन एक्स ही बन गया. और इधर देखा जाए तो पाई से पाई कैंसिल आउट होके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस एक्स बाई पाई है.
और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस एक्स बाई पाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई पाई ओनली, है ना। ये किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई पाई के ही इक्वल आ गया। तो देखो x को x प्लस 2 पाई से रिप्लेस किया तो अपने को सेम चीज मिल चुकी है। तो इसी चीज को अपन बहुत लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि हाँ भाई x को अगर x प्लस 2 पाई से रिप्लेस कर रहे हैं सेम चीज मिल रही है हमें। तो पीरियड वही चीज तो होती है कि x को x प्लस टी से रिप्लेस किया जाए, सेम अपने को वही चीज प्रकट हो गई अपने सामने, तो वही उसका पीरियड हो गया, राइट। हाँ जी, अब ये देखो एलसीएम रूल फेल भी हो जाता है कहीं कहीं पे, है ना। कहाँ कहाँ पे एलसीएम रूल फेल होता है, तो एलसीएम रूल फेल्स, ठीक है, क्लासिक फेल्स कहाँ कहाँ है, जहां पे यार इस टाइप का एग्जांपल हो जाए, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x, इस टाइप का एग्जांपल दे दिया मैंने फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। अब इस टाइप के एग्जांपल में क्या हो रहा है कि हमें पता है साइन की पावर इवन है तो इसका पीरियड पाई होगा, इसका पीरियड पाई है। कॉस की पावर इवन है तो इसका पीरियड भी अपन बता सकते हैं कि पाई होने वाला है। एलसीएम लेंगे पाई एंड पाई का तो भी पाई ही आएगा, है ना। एलसीएम लेते हैं पाई एंड पाई का तो भी पाई ही आने वाला है, बट इस चीज का पीरियड पाई बाई 2 है, ठीक है। एलसीएम रूल फेल हो गया यहाँ पे। एलसीएम रूल तो बोल रहा है पीरियड पाई है, बट इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो पाई बाई 2 आ रहा है, मतलब पाई बाई 2 के बाद ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखो एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे अगर x को x प्लस पाई बाई 2 से रिप्लेस किया जाए। तो अगर x को x प्लस पाई बाई 2 से रिप्लेस कर रहे हैं तो साइन की पावर 4 x प्लस पाई बाई 2 प्लस कॉस की पावर 4 x प्लस पाई बाई 2 बन रहा है। अब इधर क्या होगा कि साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस, है ना, कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस की पावर 4x बन गया। और कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बट क्योंकि पावर इवन है तो ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस साइन रेज टू द पावर 4x। तो देख सकते हैं ना यार कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 ऐसा बन गया, सेम यही चीज मिल गई। तो पाई बाई 2 के बाद ही यहां पे रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस चीज का अपन खास ख्याल रखेंगे कि जब ऐसा होता है कि फंक्शन एक दूसरे में कन्वर्टेबल होता है ना, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, साइन कॉस हो जाए, टेन कॉट हो जाए, जब ऐसे पता है कि कन्वर्ट हो सकता है तो वहां पे एक बार देख लो जो अपना एलसीएम रूल आंसर दे रहा है ना, एलसीएम रूल ने तो आंसर ये दिया पाई, बट उसका भी आधा आ चुका है अपना पीरियड। इसका पीरियड कितना है, पाई बाई 2 है, इसका पीरियड पाई बाई 2 है गाइस, ठीक है ना। यहाँ पे एलसीएम रूल फेल कर जाता है ना। तो बस ऐसे एग्जांपल्स में लॉजिकली खुद ही अपन पुट करके देखेंगे कि भैया ये फेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे एफ एक्स बराबर 1 ले लिया मैंने, एफ एक्स बराबर 1, ये पीरियोडिक है गाइस, क्योंकि यहाँ पे x की जगह x प्लस टी रख दो तो सेम ही तो चीज मिलेगी ना यार। इनपुट कुछ भी रख दो, कांस्टेंट का मतलब ही ये रहा ना कि इनपुट कुछ भी रख दो आउटपुट कांस्टेंट है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी भी 1 होने वाला है, बट यहाँ पे t क्या है, t ले तो ले क्या, t को 0 ले लो तो भी चलेगा, 0.1 ले लो तो भी चलेगा, 1 ले लो तो भी चलेगा, तो ऐसी कोई t की कोई मिनिमम वैल्यू है नहीं ना। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक हुज फंडामेंटल पीरियड इज अनडिफाइंड, इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहां पे अपन इस t की वैल्यू के बारे में नहीं कमेंट कर सकते कि व्हाट इज दिस वैल्यू फॉर t, ये t की अपन क्या वैल्यू लें यहाँ पे, है ना। x को x प्लस टी से रिप्लेस करेंगे, सेम यही चीज मिल रही है, बट ये t की वैल्यू है क्या ये नहीं पता ना। तो इसलिए अपन बोलते हैं जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है, वो पीरियोडिक होते हैं, बट उसके फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। बट यार आइडेंटिकल फंक्शन आपको याद है क्या। अच्छा, ये जो एग्जांपल आपके सामने दे रखा है x अपॉन एक्स, और दूसरा एग्जांपल मैंने अभी अभी लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1, इस फंक्शन का तो पीरियड मैं बोलूंगा, इसको तो मैं बोलूंगा पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन, बोलेंगे भैया पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि x को x प्लस टी से रिप्लेस कर रहे हैं, सेम चीज मिल गई। बट है ना, पीरियड इज नॉट डिफाइंड, बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, इसका पीरियड डिफाइंड नहीं है, बट यार ये तो पीरियोडिक ही नहीं है,
एक्स अपॉन एक्स पीरियोडिक ही फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक सर क्यों? ये भी तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बन रहा है, ये भी तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, इसको तो आपने पीरियोडिक बोल दिया, इसको आप नॉट पीरियोडिक या फिर इसको अपीरियोडिक क्यों बोल रहे हो आप? इसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों, इसको अपीरियोडिक क्यों बोल रहे हो सर आप? देखो बेटा, ये पहली बात तो ये दोनों फंक्शन अलग अलग है ना, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं है, ये x बराबर 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, ये x बराबर 0 पे डिफाइंड नहीं होगा। और दूसरी बात, इसका ग्राफ आपको सब बता देगा। पीरियोडिक का मतलब हुआ है कि भैया ग्राफ भी रिपीट करे ना, ग्राफ रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू 1 लाइन बनेगी जिसके अंदर होलो सर्कल रहेगा 0 पे, है ना। इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ y इज इक्वल टू 1 लाइन है, बट 0 पे होलो सर्कल है, क्योंकि 0 पे ये चीज डिफाइंड नहीं है। तो देखो रिपीट कहां किया, रिपीट करता तो होलो सर्कल एक ही थोड़ी ना आता है, फिर तो बहुत बार आता है। या तो ऐसा होता कि हर एक के इंटरवल में होलो सर्कल मिल रहा है, इसको मैं फिर भी पीरियोडिक बोल देता, बट ये चीज पीरियोडिक तो नहीं है, ये चीज तो पीरियोडिक नहीं है गाइस, ठीक है। पीरियोडिक के लिए यही तो चीज हो गई ना कि आप क्या बोलोगे इसका पीरियड, ये पीरियोडिक है ही नहीं चीज, क्योंकि होलो सर्कल एक आ गया, बार बार नहीं आ रहा है। और क्लैरिटी के लिए एक और एग्जांपल, इस एग्जांपल के बाद में एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स के बारे में देखा जाए तो ये भी एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बनेगा जब एक्स एन पाई के इक्वल ना हो। तो एक्स यहां पे एन पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए एक्स, क्योंकि एक्स यहां पे अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया तो 0 अपॉन 0 बन जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। तो x एन पाई के अलावा हर जगह 1 है। तो इसके ग्राफ के बारे में देखोगे तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा गाइस, ठीक है। इसका ग्राफ भी y इज इक्वल टू 1 लाइन बन रहा है जी, y इज इक्वल टू 1 लाइन। होलो सर्कल अपने को 0 पे दिखाई देगा, फिर पाई के ऊपर होलो सर्कल मिल जाएगा, फिर 2 पाई पे अपने को होलो सर्कल मिल जाएगा, फिर 3 पाई पे अपने को होलो सर्कल मिल जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके पीरियड के बारे में क्या बोलोगे? अब इसको अपन पीरियोडिक बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि हर पाई यूनिट के इंटरवल में ग्राफ रिपीट हो रहा है, जो 0 से पाई के बीच में ग्राफ, सेम ग्राफ पाई से 2 पाई, सेम ग्राफ इधर, सेम ग्राफ इधर, तो इसको अपन पीरियोडिक जरूर बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अपन पीरियोडिक बोलेंगे और इसका पीरियड क्या होने वाला है, पाई हो जाएगा। दिस इज पीरियोडिक, दिस इज पीरियोडिक, है ना। बट x अपॉन एक्स पीरियोडिक ही नहीं है, इसको अपन पीरियोडिक क्यों है ना, क्यों बोल रहे हैं कि यह पीरियोडिक है, बिकॉज देयर इज अ होलो सर्कल एट 0। पीरियोडिक का साफ साफ मतलब है कि ग्राफ रिपीट करना चाहिए, इसका ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। एक होलो सर्कल ने पूरी सिमेट्री बिगाड़ दी, अब ये रिपीट नहीं कर रहा है इसका ग्राफ। क्लियर है इतनी बात है? चलिए लेट्स मूव अहेड, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की। तो देखो इनवर्स के अंदर अपने को मेन पॉइंट ये समझना है, लॉजिकली समझे तो ऐसे समझेंगे कि इनवर्स में इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है कि इनवर्स में इनपुट एंड आउटपुट इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये डेफिनेशन बोल रही है, लेट एफ ए टू बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन हमने लिया जो कि 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। ऐसा क्यों सर, बताऊंगा मैं तुम्हें कि 1 1 एंड ऑन टू होना क्यों जरूरी है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, एक ऐसा यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा सेट बी से सेट ए में। अगर फंक्शन एफ ए से बी में है तो इसका इनवर्स जो g है, g इज द इनवर्स ऑफ f, दैट विल बी फ्रॉम सेट बी टू सेट a such that f of x is equal to y implies g of y is equal to x, ठीक है। देखो f के अंदर इनपुट x रखा, आउटपुट y आया, g के अंदर इनपुट y रखा गया है, आउटपुट x आ गया। तो इधर से फील आ रही है, डेफिनेशन भी यही बोल रही है कि देखो इनपुट आउटपुट बदल रहे हैं यहां पे, ठीक है। अब ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन ही क्यों ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने फंक्शन f लिया, ठीक है, फ्रॉम सेट a टू सेट b, ओके। सपोज ये वाला फंक्शन मैं मैनी वन फंक्शन ले लेता हूं, है ना, मैनी वन फंक्शन ले लिया, ओके गाइस, ये मैनी वन फंक्शन है। अब एक मैनी वन फंक्शन जो होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा,
एक मैनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो आप इसका इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स में, एफ इनवर्स के लिए इनपुट ये हो गए, आउटपुट ये मिल रहे हैं, ठीक है। एफ के लिए इनपुट ये थे, आउटपुट ये थे, बट एफ इनवर्स के लिए इनपुट आउटपुट का गेम बदल चुका है। अब एफ इनवर्स में क्या हो रहा है कि एक इनपुट पे दो अलग अलग आउटपुट मिल रहे हैं, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाई कर देगा, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन यही है ना कि अगर एक इनपुट पे दो अलग अलग आउटपुट नहीं मिलने चाहिए। तो f तो देखो मैनी वन फंक्शन था, बट इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? मतलब इसका जो इनवर्स होगा वो फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फंक्शन? क्योंकि इसके इनवर्स के लिए एक इनपुट पे दो आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ, इधर से ये बात समझ में आई कि इनवर्स ऑफ मैनी वन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। रीजन बीइंग, इसका रीजन क्या है? मैनी वन फंक्शन का इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? क्योंकि उसका इनवर्स एक फंक्शन ही नहीं है ना। उसका इनवर्स एक फंक्शन ही नहीं है, उसका इनवर्स एक फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन है इसके पीछे, राइट। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन वन वन होना चाहिए, साथ के साथ ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो अगर फंक्शन इनटू हुआ है ना, सपोज यहां पे एक एलिमेंट बच गया, सपोज इधर एक एलिमेंट बच जाता है, तो इनटू फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया ना। क्योंकि देखो कोडोमेन एंड रेंज आपस में इक्वल नहीं है इसके, है ना। कोडोमेन में 4 एलिमेंट है, बट रेंज में यही 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये वाला फंक्शन इनटू फंक्शन हो गया। अब इनटू फंक्शन का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो उल्टा करेंगे ना, इसके लिए ये इनपुट काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। एफ के लिए तो ये आउटपुट था, ठीक है, कोडोमेन का सेट था एफ के लिए, बट एफ इनवर्स के लिए ये वाले एलिमेंट्स इनपुट की तरह काम कर रहे हैं, राइट। तो इस वाले इनपुट पे कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो साथ के साथ इनवर्स ऑफ इनटू फंक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। डीएनई डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक इनटू फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका इनवर्स फंक्शन ही नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन का। ऐसे फंक्शन जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं, है ना, जो वन वन भी हो एंड ऑन टू भी हो, इस टाइप के फंक्शन को अपन लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ, अच्छे से दिमाग में याद कर लेना, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनवर्स में, ओके, क्लियर। तो द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर अगला चैप्टर तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उस चैप्टर में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग इनवर्स निकालेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो रिपीट होते हैं ना, मैनी वन फंक्शन होते हैं, है ना। वो बाइजेक्टिव फंक्शन तो होने वाले नहीं है, वन वन तो है नहीं। तो उसको हम लोग वन वन एंड ऑन टू बनाएंगे पहले। जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो वहां पे और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलने वाली है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन एक्स, इसको मैं वन वन एंड ऑन टू बनाऊंगा, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे? उसकी डोमेन कट करके, कि उसकी डोमेन मैंने -π/2 से π/2 के बीच में ही डिफाइन कर दूंगा, तो इस तरीके से वो वन वन बन जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर आइडिया मिलने वाला है। बट इतनी बातें क्लियर है अपन सबको कि बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। एफ की जो डोमेन है, एफ के लिए जो इनपुट है वो एफ इनवर्स के लिए आउटपुट हो जाएंगे, क्योंकि इनपुट आउटपुट बदल रहे हैं, ठीक है। वैसे ये रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, है ना। एक तीसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट लिख लो कि अगर a कॉमा बी, है ना, इफ a कॉमा बी लाइज ऑन y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस वाले कर्व पे अगर एक पॉइंट है a कॉमा बी, ठीक है, देन b कॉमा a लाइज ऑन y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। इसके इनवर्स के ऊपर जो पॉइंट होगा वो b कॉमा a होने वाला है।
है ना। अगर a कॉमा b लाइज ऑन y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन b कॉमा a लाइज ऑन y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x, क्योंकि इनपुट आउटपुट बदल चुके हैं। ठीक है, तो इधर से हमें ये बात समझ में आती है कि एक y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x का ग्राफ वो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ग्राफ ऑफ y is equal to fx and y is equal to f inverse x are symmetric about the line y is equal to x। इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हमें इन दोनों के ग्राफ देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनपुट आउटपुट बदल रहा है, x y में चला जाएगा, y x में चला जाएगा, है ना। अगर fx के ऊपर 1,2 पॉइंट है तो f इनवर्स x के ऊपर 2,1 पॉइंट होगा। तो दैट इज वाई दे आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। इनका ग्राफ एकदम सिमेट्रिक दिखाई देगा y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट। ठीक है, क्लियर। नाउ स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स। इनवर्स निकालें कैसे? तो सबसे पहले तो फंक्शन को ऐसा लिख दो, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इन टर्म्स ऑफ x, इस तरीके से फंक्शन को लिख दिया। अब उसके अंदर x एंड y को इंटरचेंज कर दो, दैट इज द सेकंड स्टेप, दैट इंटरचेंज x एंड y, क्योंकि वही तो हो रहा है। इनवर्स में क्या होता है कि इनपुट आउटपुट बदल गए, तो x एंड y को इंटरचेंज कर दिया। अब x एंड y को इंटरचेंज करने बाद में एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, इंटरचेंज कर दो, फिर y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस है, ठीक है, या फिर फंक्शन को प्रॉपरली डिफाइन किया जाए तो फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, f0 टू इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस है। ठीक है, फंक्शन इस तरीके से दे दिया कि फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन की हमें ये जो डोमेन है वो है 0 से इंफिनिटी, और इसकी जो रेंज है, आपको पता है कि लॉग के अंदर अगर अपन वैल्यूज रखेंगे तो वो 0 से बड़ी ही रखने वाले हैं। तो इसकी डोमेन है 0 से इंफिनिटी, और एफ एक्स की जो रेंज आ रही है y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में आ रही है। ठीक है, तो हमें इसका इनवर्स बताना है। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या बोल रहा है कि पहले इसको रिप्रेजेंट कर दो इस फॉर्मेट में, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस है ना, y इन टर्म्स ऑफ x इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब x एंड y को इंटरचेंज कर दो, मतलब जहां y लिखा है वहां पे x लिख दो, और जहां x लिखा है वहां पे y लिख दो। ठीक है, क्लियर है। y की जगह पे x रख दिया, x की जगह पे y रख दिया, इंटरचेंज कर दो, दैट इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप बोल रहा है कि यहां से y की वैल्यू निकाल लो कि y की वैल्यू क्या आने वाली है। तो इधर से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे गाइस? y की वैल्यू निकालने के लिए बेस को उस साइड भेजेंगे, बाहुबली मेथड है ना। बेस जाएगा एकदम बाहुबली बन के, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें होगी उसको कंधे पे उठा लेगा, तो y की वैल्यू a रेज टू द पावर x के इक्वल आ जाएगी यहां से, है ना। यहां से y आ गया इक्वल टू a रेज टू द पावर x, यही हमारा इनवर्स है। ठीक है, log ऑफ x टू द बेस a फंक्शन दिया था, उसका हमें इनवर्स निकालना था। इनवर्स ये आ जाएगा y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। कैसे निकाला कि पहले x एंड y को इंटरचेंज मार दिया, फिर y की वैल्यू निकाल ली। तो y की वैल्यू यहाँ पे a रेज टू द पावर x के इक्वल आ रही है, वो निकाल दी। तो इसी को ही अपन f इनवर्स ऑफ x बोलेंगे, है ना। अगर एफ एक्स है log x टू द बेस है, देन f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। आप देख सकते हो डोमेन एंड रेंज इसकी इंटरचेंज हो चुकी है। डोमेन एंड रेंज कैसे इंटरचेंज हुई कि अब इसके अंदर x जो है, ठीक है, इस f इनवर्स फंक्शन के अंदर x कहां से कहां तक है? x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट y हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज होते हुए दिखाई दे भी रही है कि x तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का कोई भी नंबर हो सकता है। f इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, इसके बीच में डिफाइंड है। यहां पे देखो जो आउटपुट है y की वैल्यू, क्योंकि अपने को पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा आउटपुट पॉजिटिव नंबर्स देते हैं, तो इधर y की वैल्यू तो 0 से इंफिनिटी आ गई, जो देख भी सकते हैं। जो यहाँ पे x की वैल्यूज थी, जो इधर x की वैल्यूज थी वो यहाँ पे y की वैल्यूज हो चुकी है ना। जो यहाँ पे x की वैल्यूज थी वो यहाँ पे y की वैल्यूज हो गई, और जो यहाँ पे आउटपुट था वो इसके लिए इनपुट हो चुका है। ठीक है,
और ग्राफ से भी आप देख सकते हो कि इन दोनों का ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, and this is the graph of y is equal to a raised to the power x, and we can clearly see that these two graphs are symmetric about the line y is equal to x। y is equal to x के about देख सकते हैं log of x to the base a and a raised to the power x symmetric है about the line y is equal to x। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनवर्स निकालते हैं। बहुत एक बेसिक सा फंक्शन लिया, उसका इनवर्स निकाल के मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है। क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करी है कि भैया इनपुट आउटपुट बदल रहे हैं। लॉग के लिए जो इनपुट था वही एक्सपोनेंशियल के लिए आउटपुट है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। और इनवर्स निकालते कैसे, बस एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर दो और वाई की वैल्यू निकाल लो, वही इनवर्स होगा। एक्स एंड वाई को इंटरचेंज किया, फिर वाई की वैल्यू निकाला, वाई की वैल्यू ए रेज़ टू द पावर एक्स आई, वही इसका इनवर्स हो चुका है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसके अंदर हमें इनवर्स निकालना है। जैसे कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने भी है वो 1 1 है एंड ऑन टू है। ठीक है, ऑन टू क्योंकि इसको डिफाइन किया गया है, जैसे तो इसके अंदर एक और चीज होनी चाहिए, एक और चीज गिवन होनी चाहिए। वैसे तो ऑलरेडी बोल दिया है बाइजेक्टिव फंक्शन है, बट अगर ये नहीं बोलता तो इसको ये बोलना पड़ता कि यहाँ पे इनपुट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट जो आउटपुट है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच का आउटपुट है। देख सकते हो अपन, इनपुट यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर हो जाए, बट जो आउटपुट होने वाला है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होने वाला है। ठीक है, वैसे ये देना चाहिए था, बट अगर ये नहीं दिया तो बाइजेक्टिव फंक्शन बोल दिया। क्योंकि इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो बाइजेक्टिव फंक्शन का ही एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है गाइस। ठीक है, अब इसको लिख दिया मैंने y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर x प्लस 1, ऐसा लिख दिया। अब x एंड y को इंटरचेंज कर देंगे, तो y की जगह पे x रख दिया और x की जगह पे y रख दिया। ठीक है, y की जगह पे x रख दिया, x की जगह पे y रख दिया। अब यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड log ले लो विद बेस 10। तो दोनों साइड log लेंगे विद बेस 10। लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा log ऑफ x टू द बेस 10। देखो लेफ्ट हैंड साइड में x था, राइट हैंड साइड में क्या था, 10 की पावर y प्लस 1। मैं बोल रहा हूं दोनों साइड log ले लो, दोनों साइड log ले लो विद बेस 10। यहां पे भी log ले लिया विद बेस 10। log इसलिए लिया है ताकि ये जो पावर में बैठी चीज है वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आके बैठ जाए, राइट। तो इस वजह से अपन ने log लिया यहाँ पे, ये जो पावर में बैठी चीज है वो इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में log ऑफ x टू द बेस 10 और राइट हैंड साइड में y प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो y प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 तो 1 होता है गाइस, राइट, इसकी वैल्यू तो 1 होगी। तो y प्लस 1 की वैल्यू log ऑफ x टू द बेस 10 के इक्वल आई है, तो y की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ x टू द बेस 10 माइनस 1। ठीक है, दिस विल बी द वैल्यूज ऑफ y, log ऑफ x टू द बेस 10 माइनस 1, है ना। इनपुट आउटपुट इसके लिए बदल जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इनपुट होगा वो तो 0 से इन्फिनिटी होने वाला है, जो f का आउटपुट था वो यहाँ के लिए इनपुट होने वाला है। तो वो चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बट ये बेसिकली इस सवाल के अंदर सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि इसका इनवर्स निकाल दो। इनवर्स हमने निकाल दिया, बहुत ईजी बात है ना, ज्यादा कुछ बोला नहीं गया था, बट कुछ चीजें अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं खुद से कि हाँ देखो इनपुट आउटपुट बदल रहा है ना, यही सारी चीजें। ओके, नाउ इस क्वेश्चन पे गौर फरमाएंगे। 2 रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर x, इसका हमें इनवर्स निकालना है। तो देखें कैसे निकाला जाए। तो ये लिखा है y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर x। सबसे पहले x एंड y को इंटरचेंज कर देंगे, तो y की जगह पे x रखा, तो x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर y अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर y। अब इधर से मैं y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, y की वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके आगे कंपोनेंडो डिविडेंडो ले लो, जैसे भी है प्रोसीड कर सकते हैं। चाहे तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लेके प्रोसीड कर लो, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कम हो जाएगा कैलकुलेशन, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसी मर्जी। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 2 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर y। x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर y, राइट। अब 2 रेज़ टू द पावर y वाली टर्म को एक ही साइड लेके गए, तो लेफ्ट हैंड साइड में बस इसी को रखा x को, राइट हैंड साइड में बन रहा है 2 रेज़ टू द पावर y माइनस एक्स इंटू 2 रेज़ टू द पावर y। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में बन गया।
2 रेज टू द पावर वाई माइनस एक्स टाइम्स 2 रेज टू द पावर वाई। अब इसमें से क्या कॉमन ले जा सकते हो अपन, 2 रेज टू द पावर वाई को कॉमन ले जा सकते हैं। तो 2 रेज टू द पावर वाई को लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन लेके गए तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड में एक्स बचा है ना। इस साइड में देखो x बचा है और यहाँ पे 2 रेज टू द पावर y को कॉमन लिया तो 2 रेज टू द पावर y टाइम्स 1 माइनस एक्स बन गया। तो इधर से 2 रेज टू द पावर y की वैल्यू आ रही है x अपॉन 1 माइनस एक्स, और दोनों साइड लॉग ले लेंगे, या फिर ऐसा समझे कि बेस 2 को जब इस साइड भेजा है तो y आ जाएगा लॉग टू द बेस 2 x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, एंटी लॉग बेसिकली, है ना, क्लियर है। पावर में से जब भी किसी को उतारना होता है तो लॉग, पावर में से कोई सर पे चढ़ के बैठा हो, उतारना है लॉग ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लॉग टू द बेस 2 दोनों साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लॉग टू द बेस 2 बन जाएगा, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड लॉग के अंदर आ गई। और इधर अगर लॉग ले रहे हैं तो समझ सकते हैं ये y इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो दोनों साइड बेसिकली अपन लोग लॉग ले रहे हैं स्टेप से स्टेप तक पहुंचने के लिए। बाकी ये स्टेप अपने को डायरेक्ट आना चाहिए, है ना। डायरेक्ट कैसे आना चाहिए कि बेसिक से एग्जांपल को याद करो। बेसिक सा एग्जांपल है लॉग का कि अगर log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू y दे रखा है, लेट्स सपोज ऐसा दे रखा है, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यहाँ पे 2 की पावर y हो गया। इसे बोलते हैं एंटी लॉग लेना, है ना। इसे बोलते हैं बाहुबली मेथड कि 2 गया उस साइड और राइट हैंड साइड में जो भी बैठा है उसको कंधे पे उठा दिया 2 की पावर y। तो इधर से इधर तक पहुंच सकते हैं, है ना, इधर से इधर तक सबको पहुंचना आता है, इधर से इधर तक भी पहुंचना आना चाहिए। तो इधर से इधर तक डायरेक्टली पहुंचना है तो समझो यहाँ पे 2 को इस साइड लेके आए, तो 2 को इस साइड लेके आएंगे तो ये बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो log ऑफ x टू द बेस 2 और y वहां पे पावर से उतर चुका है, या फिर ऐसा समझो कि दोनों साइड हमने log ले लिया है विद बेस 2, ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ आगे बढ़ा जाए। fx इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इसका अपने को इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। सबसे पहले इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद में 1 को इस साइड लेके आए, या फिर x एंड y को इंटरचेंज मार दो, है ना, y की जगह पे x रख दिया और x की जगह पे y को रख दिया, तो ये हमने इंटरचेंज कर दिया, यही तो बोला था। अब y की वैल्यू निकालो यहाँ से, 1 को इस साइड लेके आया तो ये लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 1, राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स साइन ऑफ y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1, क्या ये बैठा, लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 1, राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स दिस। एक काम करते हैं, 2 को भी यहाँ पे डिवीजन में लिया था, ठीक है, 2 को भी यहाँ पे डिवीजन में लिया है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे साइन बचेगा और इधर ये डिवीजन में 2 आ चुका है ना। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। अब दोनों साइड इनवर्स ले लो, बेसिकली यहाँ पे ये अभी एंगल में फंसा है साइन के अंदर, तो इनवर्स लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 और राइट हैंड साइड में y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 बच जाएगा। देखो जरा ध्यान से, ठीक है, साइन ऑफ दिस थिंग की वैल्यू इसके इक्वल है, साइन इनवर्स ले लिया गया तो साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग की वैल्यू y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1, ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब इधर से y की वैल्यू निकालनी है तो चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो, जैसे भी करो, इधर से y की वैल्यू इजीली आ जाएगी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है y टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 1। देखो ऐसा कुछ मिल रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पहले ये वाली क्वांटिटी y से मल्टीप्लाई हुई तो y टाइम्स ये हो गया, प्लस ये वाली क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 1 टाइम्स ये आ रहा है, क्लियर। अब इधर से y की वैल्यू निकालते हैं गाइस, है ना, तो y की वैल्यू इधर से निकालने के लिए -1 को इस साइड भेजा तो +1 बन जाएगा और y वाले पार्ट को एक साइड लेके गए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू, इन द राइट हैंड साइड वी हैव y माइनस y टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2। देखिए जरा ध्यान से,
इस y वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, ऐसा बनेगा। अब इन दोनों टर्म में से y कॉमन लिया और y की वैल्यू निकाल ली। तो इसमें से देखो y कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, y टाइम्स 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 बचेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा। फिर इसको यहाँ पे डिवीजन में लेके आऊंगा राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड तो यही चीज लिखी हुई है, राइट हैंड साइड इज साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 प्लस 1। अब ये डिवीजन में आएगा तो इधर से y की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ये जो फंक्शन गिवन था इसका इनवर्स ये आ चुका है। तो इस तरीके से अपन लोग इनवर्स निकालते हैं, सिर्फ x एंड y को इंटरचेंज कर लेना है, फिर उस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। इधर देखेंगे इस सवाल में, अब ये लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का फंक्शन दे रखा है। अब वैसे तो लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन 1 तो होते हैं, बट ऑन टू नहीं होते हैं, है ना, ऑन टू नहीं होते। ऑन टू क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो इसकी अगर रेंज निकालोगे तो इसकी रेंज क्या आ रही है, क्या आपको इसकी रेंज निकालना याद है? रेंज निकालने के लिए बस कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर। तो r माइनस ऑल रियल नंबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, डिनोमिनेटर में -1 है। तो बस इस नंबर के अलावा सारे नंबर्स इसकी रेंज में आने वाले हैं, ठीक है। याद है आपको, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। अगर ये दे रखा है तो इसकी जो रेंज होगी वो रेंज आती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a अपॉन सी, ठीक है, ये इसकी रेंज आएगी, है ना। तो वही चीज हमने यहां पे करी है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 अपॉन -1, ये इसकी रेंज में आना चाहिए। और इसकी देखो कोडोमेन भी यही दे रखी है। इस फंक्शन को डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि इसकी कोडोमेन भी वही दे दी जो इसकी रेंज है, इसकी कोडोमेन भी वही प्रदान कर दी जो कि इसकी रेंज है। और ऐसा क्यों किया गया? इसलिए ताकि ये ऑन टू बन जाए, और अगर ये ऑन टू बन गया तो इसका इनवर्स अपन लोग निकाल सकते हैं, है ना। बट अगर ये नहीं दिया होता तो अपन बोलते हैं इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर यहां पे इसकी जगह ऑल रियल नंबर दिया होता तो अपन बोलते कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट इसकी कोडोमेन हमें कुछ इस प्रकार से दी गई है जो कि इसकी रेंज के इक्वल है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। बिकॉज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इट एम्प्लाइज ऑन टू फंक्शन, और 1 तो है ही, लीनियर अपॉन लीनियर है तो 1 तो है ही। तो इसलिए अपन बोलेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ये तो बात ये रही कि देखो लीनियर अपॉन लीनियर था, इस तरीके से दे दिया ताकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। अब आपसे इनवर्स पूछा गया है कि इनवर्स है क्या, तो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x एंड y को इंटरचेंज मार देंगे। कि पहले अभी अपने पास में दे रखा है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन 4 माइनस x, ये फंक्शन दे रखा है। यहां पे x एंड y को इंटरचेंज मारेंगे, y की जगह पे रखेंगे x, y की जगह पे रख दिया x, और x की जगह पे रख देंगे y, y की जगह पे x, x की जगह पे y, ठीक है, ये कर दिया। अब y की वैल्यू निकाल लो, यहां से कितना आसान है, y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है 4x माइनस एक्स वाई, राइट हैंड साइड में 2y माइनस 5। देखो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 5। y की वैल्यू निकालनी है तो y वाली टर्म्स को एक साइड लेके गए, -5 को इस साइड भेजा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2y प्लस xy बन जाएगा, है ना। अब इसमें से y को कॉमन ले लिया गाइस और y की वैल्यू निकाल दी इसमें से। तो y को कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है x, राइट हैंड साइड में बन रहा है यहाँ पे x प्लस 2, इधर है एज इट इज, इधर तो कोई चेंजेस किए ही नहीं मैंने, तो इधर से y की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। ये हमारा f इनवर्स हो गया, दिस इज आवर f इनवर्स x, 4x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, दैट इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। हाँ जी, क्लियर, सिंपल है, ओके। जैसे ये फंक्शन दे दिया गया, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इनवर्स का कि इसका इनवर्स कैसे निकाला जाए। एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। अब फिर से मैं वो कहानी नहीं बताने वाला कि देखो इसको 1 1 एंड ऑन टू बना दिया गया है ना,
इसकी डोमेन 0 से इन्फिनिटी फिक्स कर दी ताकि ये 1 1 बन जाए, ठीक है। इसकी रेंज 1 से इन्फिनिटी फिक्स कर दी, इसकी मतलब को डोमेन 1 से इन्फिनिटी फिक्स कर दी, क्योंकि यही 1 टू इन्फिनिटी ही इसकी रेंज आने वाली है, आप चेक कर सकते हो। तो इसको 1 1 एंड ऑन टू बनाया गया है, पहले सवाल इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि इसको 1 1 एंड ऑन टू बना दिया जाए, क्योंकि अगर नहीं बनाते तो सवाल गलत हो जाता, फिर अपन बोलते इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बिना मतलब बोनस नंबर देने पड़ते तुमको, ठीक है। तो वो बोनस ना देना पड़े इसलिए हमने इसको 1 1 एंड ऑन टू बना दिया है। अब इसका चलो इनवर्स निकालते हैं। तो दे रखा है अभी y इज इक्वल टू ई रेश टू द पावर x प्लस ई रेश टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, ये दे रखा है। सबसे पहले x एंड y को इंटरचेंज करेंगे इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो y की जगह पे x रख दिया और x की जगह पे y रख दो, इंटरचेंज कर दो, इनकी जगह बदल दो। देखो y की जगह x रख दिया, x की जगह पे y रख दिया, इंटरचेंज हो गए। क्लियर, सिंपल बात है। अब इधर से y की वैल्यू निकालनी है ना। अब इधर से y की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए अब आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं ना, कि e रेज़ टू द पावर y को t मान लेता हूं, इसको t मान लेता हूं, क्योंकि देखो अगर इसको t माना गया तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/t हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको t मान लेता हूं तो ये 1/t आ जाएगा। थोड़ा t के टर्म्स में सिंप्लीफाइड मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगी। देखो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 2x लिखा है ना, 2 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया और इधर ये t है तो ये 1/t है, तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 2x लिखा गया है। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इधर देखो बन गया और 2x इज इक्वल टू t प्लस 1/t। एक क्वाड्रेटिक बनेगी t के टर्म्स में, वहां से अपने पास पहले t की वैल्यू आएगी और जब t की वैल्यू आ गई मतलब e की पावर y की वैल्यू आ गई, तो मतलब y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस है इस सवाल में कि इस तरीके से अपन लोग प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एलसीएम लेते हैं और या फिर ऐसा समझो t से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2xt, t इंटू टी टी स्क्वायर, 1/t इंटू टी 1 बन जाएगा। राइट गाइस, क्लियर इतनी बात है। सबको एक साइड लेके आया तो टी स्क्वायर वाली टर्म को बिठाया, फिर हमने बोला t वाली टर्म आ जाओ, तो t वाली टर्म आ गई -2xt बन के आएगी। हाँ जी, कांस्टेंट टर्म क्या है, वो है +1 0। ये देखो क्वाड्रेटिक का पूरा पूरा रूप धारण कर लिया इसने। अब इस क्वाड्रेटिक से हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे t इज इक्वल टू -b मतलब +2x प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला छाप दिया। देखो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर, इस क्वाड्रेटिक में b समझ में आ रहा है ना, b क्या है -2x है, a क्या है 1 है, c क्या है 1 है, ठीक है। तो ये देखो t स्क्वायर -2xt प्लस 1, तो b हो गया इसका कोफिशिएंट, -b मतलब +2x बन जाएगा, ठीक है। तो +2x प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये t की वैल्यू आई है। अंडर रूट से 4 को कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि यहां पे भी 4 यहां पे भी 4, अंडर रूट के बाहर आके 2 बन जाएगा। 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होके ये बन रहा है x प्लस माइनस √(x² -1), ये अभी आई है वैल्यू t की। देखो जरा t की दो वैल्यूज आ रही है ना, x प्लस माइनस √(x² -1), ये दो वैल्यूज आ रही है t की। अब t किसको माना था हमने, e रेज़ टू द पावर y को माना था हमने, तो e रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू x प्लस माइनस √(x² -1). तो इधर से क्या y की वैल्यू आ जाएगी क्या, हाँ जी सर, जब लॉग लोगे या फिर बेस को जब इस साइड भेजोगे तो लॉग ऑफ, है ना, log टू द बेस e आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई log टू द बेस e x प्लस माइनस √(x² -1). ये जो y की वैल्यू आई है वही f इनवर्स x है, बट पंगा एक फंस रहा है कि देखो दो वैल्यूज आ रही है +b -b, और हमने बोला था कि इनवर्स फंक्शन जो आएगा वो एक यूनिक फंक्शन होगा, ऐसे दो अलग अलग फंक्शंस नहीं होंगे, इनवर्स एक यूनिक फंक्शन होने वाला है। मतलब ये जो गिवन है ना, इसका इनवर्स एक यूनिक होगा, और वो इनवर्स कौन सा वाला है, प्लस वाला है कि माइनस वाला है, वो कैसे डिपेंड करेगा, वो कैसे पता चलेगा, तो वो इधर से पता चलेगा गाइस कि देखो, है ना, समझो यहां पे बातों को, कि जो इसकी डोमेन है क्या वही इसकी रेंज होगी क्या,
क्या वही y की वैल्यू है ना? जो यहाँ पे डोमेन है वही इसकी रेंज होने वाली है, वही y की वैल्यू है। मतलब यहाँ पे जो y होगा, ठीक है, यहाँ पे जो y होने वाला है वो 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए, 0 से इंफिनिटी के बीच में आना चाहिए, क्योंकि जो इसकी डोमेन है वो f इनवर्स के अंदर रेंज होगी। तो यहाँ पे y जो है, ट्विस्ट यही आया इस सवाल में, आपको दोनों ऑप्शन दे देगा क्वेश्चन में। ऑप्शन में एक तो ये भी दे देगा ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन में ये भी दे दिया ln ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोनों में से सेलेक्ट किसको करोगे? तो इसके लिए अपने को इधर सोचना है कि भैया जो इसकी डोमेन है वही इसकी रेंज होने वाली है। यहाँ पे जो 0 से इंफिनिटी x की वैल्यूज है वही यहाँ पे y की वैल्यूज होगी 0 से इंफिनिटी। मतलब y को हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा गाइज, y को हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और माइनस वाले में वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा नहीं। मतलब इधर अपन सेलेक्ट करेंगे जो हमारा f इनवर्स x आया फाइनली, ठीक है, f इनवर्स x जो आया वो आ जाएगा ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। माइनस वाले को हटा दिया, देखो यहाँ पे जो बीच में माइनस था ना, माइनस वाले को हटा दिया। हमने बोला कि वो हमारा इनवर्स फंक्शन नहीं है, क्योंकि y शुड बी ग्रेटर देन 0। ऐसा सोचो ना, अगर मैं माइनस वाला लेता, सपोज ऑब्जर्व करो ln ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस वाला लिया और x की जगह 2 पुट करके देखो y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है कि क्या आ रही है? x की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो ये बन रहा है ना ln ऑफ 2 माइनस रूट 3। अब 2 माइनस रूट 3 1 से छोटा नंबर है, 2 माइनस रूट 3 अगर 1 से छोटा नंबर है तो क्या ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आ गई? log ऑफ ए नंबर विच इज लेस देन 1 इज ए नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो यहां पे ये एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसलिए अपन ने ये माइनस वाले को रिजेक्ट कर दिया है, सिर्फ प्लस वाले को सेलेक्ट किया है, और यही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा इस सवाल का। दिस इज आवर आंसर, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था, स्टैंडर्ड इक्वेशन था, है ना। इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे इसको। तो समराइज कर देता हूं सवाल को। सबसे पहले हमने क्या किया गया है कि ये जो फंक्शन है इसको एज इट इज रख दिया पहले स्टेप में, ये दूसरे स्टेप में x एंड y को इंटरचेंज कर दिया, y की जगह पे x रख दिया, x की जगह पे y रख दिया। तीसरा स्टेप ये कि यहां पे मैंने e रेज़ टू द पावर y को t ले लिया, तो ये बन रहा है देखो 2x इज इक्वल टू टी प्लस 1/t, t के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनी, वहां से t की वैल्यू निकाली, t की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। धराचार्य फॉर्मूला लगाया, t की वैल्यू निकाल दी, ये वैल्यू आ रही है। अब t को ही मैंने e रेज़ टू द पावर y माना है, ठीक है। तो e रेज़ टू द पावर y की वैल्यू अगर ये है तो y की वैल्यू क्या होगी, log में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। पावर से उतार रहे हैं इसको, तो y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? अब इसके अंदर भी प्लस माइनस दो वैल्यूज आ रही थी, वो कौन सी सेलेक्ट करेंगे, वो इसके डोमेन पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो इसकी डोमेन है वही y की रेंज है। y 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। अगर माइनस लोगे तो y नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। देखो x बराबर 2 पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, x बराबर 3 रख के देखो एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो बहुत जगह पे अपने को नेगेटिव वैल्यूज देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस वजह से वो हमने हटा दिया, सिर्फ पॉजिटिव वाला रखा। आर वी क्लियर? ओके, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मतलब समझ लो कि इनवर्स हम तभी ले पाएंगे जब फंक्शन 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। तो इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज अ यूनिक फंक्शन, एक यूनिक फंक्शन आने वाला है। अगर फंक्शन f गिवन है a टू b एंड इट इज ए बाइजेक्शन, एंड एक फंक्शन गिवन है g फ्रॉम b टू a, ठीक है। बाइजेक्शन मतलब 1 1 एंड ऑन टू है, इसका एक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सेट b से सेट a के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि g इज द इनवर्स ऑफ f, देन फॉग ऑफ, है ना, फॉग की वैल्यू एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगी, गॉफ की भी वैल्यू एक आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए आने वाला है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन समझते हो ना। जैसे कि एग्जांपल दूं तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ऑल रियल नंबर, अगर मैं हर रियल नंबर पे आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन करूं तो वो y इज इक्वल टू एक्स आएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वो हो गए कि जो इनपुट है वही आउटपुट है, y इज इक्वल टू एक्स, उस टाइप के फंक्शन को अपन लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक कंपोजिट ले रहा हूं मैं f एंड g, इनका कंपोजिट लिया जा रहा है या तो फॉग या फिर गॉफ, मतलब या तो f ऑफ gx या फिर g ऑफ fx, तो वही एक आइडेंटिटी फंक्शन देने वाला है, ठीक है। क्लियर है बातें?
ऐसा समझो ना गाइस कि बहुत सिंपल है, एक फंक्शन f है फ्रॉम सेट a टू सेट b, ठीक है, सेट a टू सेट b, ये फंक्शन f मैंने ले लिया। अब फंक्शन g क्या है, वो f का इनवर्स है गाइस। g क्या है, वो इसका इनवर्स है। g इज द इनवर्स ऑफ f, ठीक है। इनवर्स ऑफ f का मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर f में इनपुट a डाल रहा था और आउटपुट 1 आ रहा था, ठीक है, तो g के अंदर इनपुट 1 डालने पे आउटपुट a आएगा। समझ में आ रही बात है? f के अंदर इनपुट a डाला, आउटपुट 1 आया, और g के अंदर इनपुट 1 डाल रहे हैं, आउटपुट a आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर सपोज इनपुट b डाला, आउटपुट 2 आया, तो इसके अंदर इनपुट 2 डालेंगे तो आउटपुट b आएगा, ठीक है। इधर c करें और सपोज 3 आता है, तो यहाँ पे 3 इनपुट पे c आउटपुट आएगा। तो समझ में आ रही बात है कि जो इनपुट, अगर इन दोनों का मैं कंपोजिट ले रहा हूं, g ऑफ f लिया जाए, ठीक है, g ऑफ fx, तो g ऑफ fx फंक्शन ये हो जाएगा, g ऑफ fx, g ऑफ fx फंक्शन ये हो गया जिसके अंदर इनपुट a डालने पे आउटपुट भी a ही आ गया, तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। इस जो इनपुट डाला वही आउटपुट आ गया। यहाँ पे इनपुट b डाला, आउटपुट भी b आ गया, इनपुट यहाँ पे c डाला, आउटपुट भी c आ गया। तो जो g ऑफ fx फंक्शन होगा वो एक आइडेंटिटी फंक्शन बन चुका है, ठीक है। g ऑफ fx इज इक्वल टू x ओनली, अगर ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट होने वाला है, कि g ऑफ fx इज इक्वल टू x ओनली, है ना। अगर इनपुट x है तो आउटपुट भी x हो गया, एज सिंपल एज दैट। f ऑफ gx इज x ओनली गाइस, है ना, f ऑफ gx इज इक्वल टू x ओनली। ये कब होता है? जब f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, व्हेन f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। जब ये एक दूसरे के इनवर्स है ना, एफ जी का इनवर्स है तो जी एफ का भी तो इनवर्स हुआ ही, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के इनवर्स है तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। तो ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट को अपन बहुत आगे जाके यूज भी करेंगे, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स को अपन एक्स लिख देंगे अगर एफ एंड जी एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। इस एग्जाम्पल से भी ध्यान रख सकते हो कि इनपुट ए डाला, आउटपुट भी ए आ रहा है। देखो जी ऑफ एफ एक्स में इनपुट बी डाला, आउटपुट भी बी आ रहा है। तो ऐसा अपन इसको अच्छे से दिमाग में लॉजिकली रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि g ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। इसको याद करना बहुत ही इजी काम है कि देखो g ऑफ f इनवर्स है तो पहले f इनवर्स लिखना, ऑफ g इनवर्स लिख देना, तो बहुत ही इजी हो गया, इसको याद रखना, ठीक है। इनफैक्ट अगर ऐसा है f ऑफ g ऑफ h इनवर्स इज इक्वल टू, अगर इसका अपन होल इनवर्स ले रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू h इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ f इनवर्स, ठीक है। तो इस पॉइंट को बस ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर। अब देखो सवाल कहां से बनते हैं, सवाल यहां से बहुत ज्यादा बनते हैं इनवर्स के अंदर, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से सवाल बनाए जाते हैं। तो ये पॉइंट ये बोल रहा है द ग्राफ ऑफ f एंड g आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इज इक्वल टू x। बिल्कुल सही बात है कि f एंड g के ग्राफ मिरर इमेज होंगे, है ना, इफ f एंड g आर इनवर्स, है ना, इफ f इज इक्वल टू g इनवर्स या फिर g इनवर्स इज इक्वल टू f, ठीक है। अगर ऐसा सीन है तो वो y इज इक्वल टू x के अबाउट, है ना, क्या होने वाला है, मिरर इमेज होने वाला है y इज इक्वल टू x के अबाउट, राइट। As shown in the figure given below, a point x dash comma y dash corresponding to y is equal to x square changes to y dash comma x dash corresponding to y is equal to root of x, ठीक है। तो अगर मैं y is equal to x square का ग्राफ बनाता हूं गाइस, है ना, x एक्सिस y एक्सिस, अगर मैं y is equal to x square का ग्राफ बना रहा हूं ओनली फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ओनली फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ऐसा ग्राफ रहेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to x square, सिर्फ पॉजिटिव के लिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए 1 1 है, सिर्फ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए तो 1 1 बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसका जो इनवर्स होता है, इनवर्स हो जाएगा ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x, है ना, या फिर y इज इक्वल टू रूट x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x या फिर y इज इक्वल टू रूट x, दैट इज द इनवर्स ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट x, है ना गाइस।
अगर ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है ये। ओके, अब ये दोनों जो ग्राफ है वो कट कर रहे हैं एक दूसरे को, देखो मीट कहाँ पे कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मीट कर रहे हैं, दे आर मीटिंग अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ये दोनों कर्व कट करने वाले हैं, क्योंकि देखो मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। तो इससे क्या समझ में आया अपने को कि if fx is increasing function in its domain then solution of fx is equal to x, है ना, मतलब y is equal to fx and y is equal to x, ये दोनों कर्व को अलग अलग सोचो। y is equal to x एक स्ट्रेट लाइन है, y is equal to fx एक फंक्शन दे रखा है, तो fx is equal to x के जो सॉल्यूशन है ना, मतलब ये दोनों कर्व जहां पे कट कर रहे हैं वहीं पे ही fx एंड f इनवर्स x भी कट कर रहे हैं। जहां पे फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स लाइन को कट करता है ना, जहां पे फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स लाइन को कट करता है वहां पे वो फंक्शन f इनवर्स x को भी कट करता है। देखो जरा इस एग्जांपल में, ठीक है, ये देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 पे y इज इक्वल टू एक्स, एंड एक और पॉइंट यहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, 1,1 है ये वाला पॉइंट। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स के सॉल्यूशंस क्या क्या है, 0,0 एंड 1,1, मतलब देखो x y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे कट कर रहे हैं, वहीं पे ही fx एंड f इनवर्स x भी कट कर रहा है। ठीक है, वही बातें थी। ये देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये x इज इक्वल टू रूट वाई इसका इनवर्स का ग्राफ, और ये दोनों देखो कहां पे कट कर रहे हैं, ये f एंड f इनवर्स इधर और इधर कट कर रहे हैं। कहां पे कट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे कट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा यूज आती है अपने पास। यूज कहां पे आती है कि जब भी अगर सवाल गिवन हो जिसके अंदर मुझे fx इज इक्वल टू f इनवर्स x के सॉल्यूशन निकालने हो। ठीक है, अगर सवाल दिया जाए, है ना, अगर क्वेश्चन आए फाइंड सॉल्यूशन ऑफ fx इज इक्वल टू f इनवर्स x। ठीक है, ये वाला सवाल हमें दे दिया गया है कि बताओ इन दोनों के सॉल्यूशन बताओ, तो फंक्शन fx तो गिवन होगा। अब आप f इनवर्स x निकालने मत बैठ जाना क्योंकि टाइम वेस्टेज है। फंक्शन fx गिवन हो, f इनवर्स x मैं क्यों निकालूं, टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा, फिर दोनों को इक्वेट करूंगा, सॉल्यूशंस निकालूंगा, तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस ये चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो फाइंड सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू fx एंड y इज इक्वल टू x। ठीक है, तब आप इनके सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स लाइन को कब कट कर रहा है, वो फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स लाइन को कब कट कर रहा है, जब वो फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स लाइन को कट करेगा वहीं पे ही वो फंक्शन y इज इक्वल टू f इनवर्स x को भी कट करेगा। तो इसके सॉल्यूशन निकाल लेना। बट अब ये ट्रिक में भी है ना, एक और मैं डेप्थ में जाके बात बताऊं तो यार, क्या जरूरी है कि fx एंड f इनवर्स x y इज इक्वल टू x पे ही मिले? क्या जरूरी है कि एक फंक्शन और उसका इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे ही मिले? तो कई केसेस में तो ऐसा ही होता है, जैसे मैंने एक फंक्शन दिया, ये हो गया लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हो गया लाइन y इज इक्वल टू एक्स। एक अपन ग्राफ देते हैं, लेट्स से ऐसा ग्राफ है, ठीक है ना, ये वाला ग्राफ दे दिया फंक्शन का। अब इसका इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा, मिरर इमेज ले लोगे गाइस, है ना, मिरर इमेज ले लोगे तो ऐसा ग्राफ बनने वाला है। तो देखो इधर ही कट कर रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स पे। अगर फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है ना तब तो ठीक है, अगर हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है तब अपन जरूर बोलेंगे कि एक फंक्शन और उसका इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे कट कर रहा है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो तभी बोला जा सकता है, नहीं तो देखो इस टाइप के फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, जो और बहुत जगह पे कट कर जाते हैं, इस टाइप के फंक्शन भी बहुत है। जैसे ये हो गई लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक फंक्शन मैंने बताया कि सपोज यही लाइन ले लो, है ना, लाइन ले लो y इज इक्वल टू माइनस एक्स।
मैंने ये वाली लाइन ली, बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स मैंने फंक्शन लिया। अब अगर अपन इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या यही लाइन नहीं मिल जाएगी? तो ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका इनवर्स वो खुद है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसका इनवर्स यही फंक्शन खुद है। इस टाइप के फंक्शन को अपन इनवॉल्यूटरी फंक्शन बोलते हैं, कि जिसका इनवर्स वही खुद हो जाए। तो अगर इसका इनवर्स यही खुद है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया ना। जैसे देखो यही एफ एक्स है, यही y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और इसका इनवर्स भी यही है, तो ओवरलैपिंग हो गए फंक्शन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, बहुत जगह पे कट कर रहा है। बट अगर फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है ना, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में बड़ा काम आ जाता है ये पॉइंट, कि देखो ये फंक्शन हमें गिवन है, इस टाइप का ये फंक्शन दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, विच इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल 3/2 से इंफिनिटी। देखो ये अपवर्ड पैराबोला है, राइट, एंड 3/2 इसका मिनिमम पॉइंट है, 3/2 कॉमा समथिंग, तो 3/2 से इंफिनिटी फंक्शन इंक्रीजिंग ही है ना। और अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं, अगर इसको मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स बोलूं, तो मैं बोल सकता हूं कि यार f इनवर्स x जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, f इनवर्स x इस टाइप का होगा, और वो जहां पे मीट कर रहे हैं वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन ही होने वाली है। जहां पे भी ये लोग मीट करेंगे वो लाइन y इज इक्वल टू एक्स होगी। तो अपने को यही तो पूछा गया कि बताओ सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ये सॉल्व करो कि एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स कहां पे मीट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स वही मीट कर रहे हैं जहां पे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स को मीट करे, जहां पे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स को मीट कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, सॉल्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स, इसको सॉल्व कर लो, इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब इन दोनों कर्व को सॉल्व करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू एक्स, इन दोनों को अपने को सॉल्व करना है। इनका जो भी सॉल्यूशन आएगा वही एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स का भी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कैसे किया जाए, कि इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, यहाँ पे y की जगह x रख दो, तो y की जगह पे x रखेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, x को एक साइड लेके गए तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, मतलब ये बन रहा है x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2। मतलब x बराबर 2 पे ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स 2 कॉमा समथिंग है ना, 2,2 ही होने वाला है। तो x बराबर 2 पे फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एक्स को कट कर रहा है, वहीं पे ही ये f इनवर्स x को भी कट करेगा। तो x की वैल्यू पूछी गई थी, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज आता है कि जहां पे फंक्शन f इनवर्स x को मीट कर रहा है, अपने इनवर्स को मिलेगा, वहीं पे y इज इक्वल टू एक्स को भी मिल जाता है, अगर फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हुआ तो। नहीं तो y इज इक्वल टू एक्स के अलावा भी और भी जगह है जहां पे वो मिल सकते हैं, ठीक है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज आ जाती है ये चीजें, है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक फंक्शन दे दिया गया है क्वाड्रेटिक, देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो मैं तो सॉल्व करने वाला हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को, सिंपल सी बात है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर दो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का भी वही सॉल्यूशन आने वाला है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स किया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से कोई सॉल्यूशन मिला गया गाइस, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इधर से अपन बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन मतलब कि एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स कहीं पे मीट ही नहीं कर रहे हैं, एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स कहीं पे भी मीट नहीं कर रहे हैं। और जो बहुत ऑब्वियस सी बात भी है यहां पे, ऐसा समझो ना जैसे log x का ग्राफ हो, ऐसा हो गया, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं ऐसा फंक्शन बनाऊं, अगर मैं ऐसा फंक्शन बना दिया, जैसे ये बना दिया, इसका इनवर्स लोगे तो ये बनने वाला है। तो आप देख रहे हो कहीं पे मीट ही नहीं कर रहे, क्योंकि एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स क्यों नहीं कहीं पे मीट कर रहे हैं, क्योंकि एफ एक्स एंड एक्स ही मीट नहीं कर रहे। अगर एफ एक्स एक्स को कट कर जाता कहीं पे, तो वहां पे वो एफ इनवर्स एक्स को भी कट करता, मतलब उसके मिरर इमेज को भी कट करता, है ना। क्लियर है इतनी बात है। तो इधर ऐसा सिनेरियो आ रहा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स मीट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स के ही सॉल्यूशन नहीं है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के सॉल्यूशन है ही नहीं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, नहीं मिल सकते, राइट। तो ये कुछ बातें थी। नाउ एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल रूल। अब फंक्शनल रूल क्या होता है, जैसे कि इस टाइप का अपने को एक रूल दे दिया गया है, तो और यहाँ पे जैसे एफ एक्स की वैल्यू पूछी गई है, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 की वैल्यू है, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इधर इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सिंपल है कि x प्लस 3 को t पुट कर दो। x प्लस 3 को अगर हम t लेते हैं गाइस, तो x प्लस 3 की जगह t आते ही ये बन गया f ऑफ t इज इक्वल टू वॉट, t के टर्म्स में बताओ फंक्शन की क्या वैल्यू है ना, x प्लस 3 की जगह t पुट कर दिया तो t के टर्म्स में क्या आएगा। अब यहां पे तो राइट हैंड साइड में x के टर्म्स में मसाला लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है t माइनस 3, वही x की वैल्यू t माइनस 3 यहां पे पुट कर दूंगा तो ये बनेगा t माइनस 3 स्क्वायर माइनस t माइनस 3 प्लस 4। देखो हाँ जी, x प्लस 3 को t पुट किया गया है, मतलब x को t माइनस 3 पुट कर रहे हैं, x को t माइनस 3 पुट करेंगे तो t माइनस 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ t माइनस 3 प्लस 4, राइट, सिंपल। अब f ऑफ t की वैल्यू आ गई, f ऑफ t की वैल्यू क्या आ रही है, जो कि आ रही है t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 माइनस टी प्लस 3 प्लस 4, मतलब ये टी स्क्वायर माइनस 70 एंड 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 16, ठीक है, ये बन रहा है, ये एफ ऑफ टी की वैल्यू आ गई सर। अब क्या किया जाए, एफ ऑफ टी की वैल्यू आ गई, अपने से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछी गई थी, अगर एफ ऑफ टी की वैल्यू है मतलब एफ ऑफ एक्स की भी तो वैल्यू है ही आपके पास, टी की जगह पे एक्स रख दो, टी की जगह पे एक्स रख दो, मतलब यही तो बन रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16, दैट इज आवर आंसर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन का। यार जो एफ ऑफ टी की वैल्यू है, एफ ऑफ टी की वैल्यू है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ही अपने पास, है ना। एक सिंपल सी बात समझो कि अगर मैं ये दे दूं कि एफ ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको वैल्यू दे दी, एफ ऑफ साइन थीटा की वैल्यू दे दी। अगर मैं साइन थीटा को कुछ एक्स पुट करता हूं तो बेसिकली मैंने आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी तो दी है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एफ ऑफ साइन थीटा इसके इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर एफ ऑफ टी इसके इक्वल है तो टी की जगह पे x पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई, है ना। तो दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आर वी क्लियर, सिंपल है। जैसे देखो अगले सवाल में यहां पे 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू फॉर एफ ऑफ एक्स। अब इधर देखो x प्लस 1 एक कॉमन ऑब्जर्वेशन देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सवाल को ध्यान से घूर घूर के देखो तो सही, सवाल खुद बताएगा क्या करना है आगे। अब यहाँ पे x प्लस 1 को t पुट करने का आइडिया आएगा सबसे पहले, राइट। अगर मैंने x प्लस 1 को t पुट किया तो फंक्शनल इक्वेशन ये थोड़ी सी बदल के ऐसे बन गई, 2 टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन टी इज इक्वल टू टी, राइट। ऐसा ही तो लिखा हुआ है, x प्लस 1 की जगह t रख दिया तो कुछ ऐसा सा मिलेगा, राइट। अब इधर मेरे को एफ ऑफ टी की वैल्यू बतानी है। अभी जो फंक्शनल इक्वेशन गिवन है वो एफ ऑफ टी एंड एफ ऑफ 1/t के टर्म्स में गिवन है। अब इसके अंदर से अपने को एफ ऑफ टी की वैल्यू बताने का है। तो इस इक्वेशन में क्या करूंगा ना गाइज, मैं t को 1/t से रिप्लेस कर दूंगा, t को 1/t से रिप्लेस कर दिया, t को 1/t से रिप्लेस करेंगे तो अब ये इक्वेशन अपने पास में बहुत प्यारी बन गई। इक्वेशन अब बन रही है 2 टाइम्स एफ ऑफ 1/t प्लस एफ ऑफ t इज इक्वल टू 1/t। देखो जरा, ये अनदर इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन 1 बोला जाए, इसको इक्वेशन 2 बोला जाए, और क्या किया जाए, दोनों को सॉल्व कर लिया जाए। तो जब भी इस टाइप की इक्वेशन है, जैसे यहां पे देखो एफ ऑफ टी एंड एफ ऑफ 1/t के टर्म्स में इक्वेशन है, यहां पे t को 1/t से रिप्लेस किया तो फिर से एक और इक्वेशन बन गई एफ ऑफ 1/t एंड एफ ऑफ t के टर्म्स में। तो जब दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है यहां पे, एफ ऑफ t एंड एफ ऑफ 1/t, जिसके अंदर से मेरे को एफ ऑफ t निकालना है, मतलब एफ ऑफ 1/t को एलिमिनेट करना है। तो एफ ऑफ 1/t को एलिमिनेट कैसे करेंगे गाइस, तो इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से,
है ना, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 2 टाइम्स बन जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो ऐसा कुछ मैं करना चाह रहा हूं। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस उसमें से इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स एफ ऑफ टी बन जाएगा, राइट, प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई टी बनेगा, राइट, है ना, और इसमें से ये माइनस कर रहा हूं, इसमें से ये माइनस कर रहा हूं, तो मतलब इसमें से माइनस हो रहा है -2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई टी माइनस एफ ऑफ टी। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट हो रही है चीजें। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 में बन रहा है 4 टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई टी, और इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो -2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई टी माइनस एफ ऑफ टी। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में टी यहाँ पे 2t बन रहा है, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो 2t माइनस 1 बाई टी बन रहा है इधर, राइट, तो ये बन जाएगा 2t माइनस 1 बाई टी। क्लियर? तो ऐसा कुछ बन रहा है। अब ये एफ ऑफ 1 बाई टी वाली टर्म गई, यही अपन चाह रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 4 टाइम्स एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी विच इज 3 टाइम्स एफ ऑफ टी, 3 टाइम्स एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2t माइनस 1 बाई टी है, तो इधर से एफ ऑफ टी की वैल्यू आ गई और 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3t के इक्वल, है ना। राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लिया तो 2t स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में t है 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवीजन में जाएगा तो डिनोमिनेटर में क्या 3t बन जाएगा, तो ये एफ ऑफ टी की वैल्यू आ गई, एफ ऑफ टी की वैल्यू आ गई, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है, राइट। एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x। वेरिएबल ही तो बदलना है, बस नाम बदलना है, टी की जगह पे एक्स रख दिया, ठीक है, टी की जगह पे एक्स रख दिया। फंक्शनल इक्वेशन है, जैसे एक फंक्शन मैंने बोला कि एफ ऑफ आकाश इज इक्वल टू 2 टाइम्स आकाश, है ना, ऐसा अगर अपन ने बोल दिया कि एफ ऑफ मसाला इज इक्वल टू 2 टाइम्स मसाला, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बी 2 टाइम्स एक्स। समझ गए ना बातें? तो अगर एफ ऑफ टी के टर्म्स में ये है तो एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x, एंड दैट विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप का अपन मेथड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। जैसे अगर ये भी इक्वेशन हो कि एक फंक्शनल इक्वेशन दे दी मेरे को, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1, सपोज ये फंक्शनल इक्वेशन दे दी और मेरे से पूछ लिया गया यहाँ पे फाइंड एफ एक्स, कि एफ एक्स की वैल्यू बताओ क्या आने वाली है ना, फाइंड एफ एक्स। तो इस टाइप के इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, फिर से एक इक्वेशन हमारे सामने गिवन है जो कि है एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 2 माइनस एक्स के टर्म्स में। अब यहां पे कुछ करो, ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन हो गए इसमें। अब यहां पे क्या आपने को करना है कि x को रिप्लेस कर देना है 2 माइनस एक्स से, तो जब x को 2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया गया तो यहाँ पे f ऑफ 2 माइनस एक्स बन जाएगा प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 2 माइनस एक्स बन रहा है इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 माइनस एक्स माइनस 1। देखो ऐसा बनेगा, x को रिप्लेस कर रहा है 2 माइनस एक्स से, तो इक्वेशन ऐसी बन गई। मतलब ये बन रहा है अपने सामने f ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 3 टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8, 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 4x, ये बन रहा है ना, 7 माइनस 4x। ठीक है, तो इस इक्वेशन को और ये पहली वाली इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 बोला जाए, इसको इक्वेशन 2 बोला जाए, इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके f ऑफ x की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली f ऑफ 2 माइनस एक्स वाली टर्म्स को अपने को हटाने का है। यही सेम प्रोसीजर अपन लास्ट क्वेश्चन में भी कर रहे थे, जहां पे इक्वेशन एफ ऑफ टी एंड एफ ऑफ 1 बाई टी के टर्म्स में थी, तो उधर टी को 1 बाई टी से रिप्लेस किया। यहाँ पे इक्वेशन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 2 माइनस एक्स के टर्म्स में है, तो इधर x को 2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया जा रहा है ताकि एक और इसी प्रकार की इक्वेशन मिल जाए, और इन दोनों में से एलिमिनेट कर दो। किसको एलिमिनेट करना है, इस वाली टर्म को एलिमिनेट करना है ना। तो इस वाली टर्म को एलिमिनेट करने के लिए क्या आइडिया लगाया जाए कि इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे 3 टाइम्स ये और 3 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो वही मेरा प्रोसीजर रहेगा कि यहां पे अगला स्टेप है अपने पास कि इक्वेशन 1 माइनस 3 टाइम्स
3 टाइम्स इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन 2 करेंगे तो इक्वेशन 1 में है एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस, है ना, इक्वेशन 1 में ये एज इट इज उतारा, माइनस 3 टाइम्स ये, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, है ना, प्लस 9 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ये बन रहा है, राइट गाइस। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स दिस प्लस 9 टाइम्स दिस, तो इक्वेशन 1 माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन 2। राइट हैंड साइड में देखो क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में 4x माइनस 1 में से 3 टाइम्स अपन ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, 3 टाइम्स 7 माइनस 4x, है ना, 4x माइनस 1 में से 3 टाइम्स ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो 3 टाइम्स 7 माइनस 4x ये अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि देखो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, राइट, एंड एफ ऑफ एक्स माइनस 9 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो ये बन रहा है माइनस 8 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, माइनस 8 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस 9 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, देखो 4x प्लस 12x, तो 16x, है ना, 4x प्लस 12x दैट इज 16x, माइनस 1 माइनस 21 दैट इज माइनस 22, ठीक है। तो माइनस 8 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू 16x माइनस 22, तो इधर से एफ एक्स की वैल्यू आपको साफ साफ नजर आ रही है। तो इस टाइप से अपन ऐसी फंक्शनल इक्वेशन के साथ डील करते हैं, राइट, क्लियर है। If f is the function such that f of 0 is equal to 2, f of 1 is equal to 3 and f of x plus 2 is equal to this, then find for every real x, then find the value for f of 5. f of 5 की वैल्यू हमें यहां से बतानी है, ठीक है। तो अब ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन तो नहीं दिख रही है ना। बेसिकली क्या बोला है कि f of x is equal to f of x plus 2, ठीक है। यहां पे ये बोला गया है कि f of x plus 2 प्लस f of x plus 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ये हमारे सामने एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। एफ ऑफ 5 की वैल्यू हमें बतानी है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी है 2, एफ ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है 3। तो इस इक्वेशन में गाइस अगर सबसे पहले मैं x को 0 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, अगर x को 0 पुट किया जाए तो इधर से एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 मिल रहा है क्या। x को 0 पुट किया जाए तो f ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 मिल रहा है, जिसमें से f ऑफ 0 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि f ऑफ 0 की वैल्यू तो 2 है, रख देंगे यहाँ पे, एंड f ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, रख देंगे यहाँ पे। तो इधर से f ऑफ 2 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, राइट। f ऑफ 2 की वैल्यू मिल रही है 2 टाइम्स 2 4, 4 माइनस 3 1, ये f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई, ओके। f ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी थी, f ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी थी, f ऑफ 2 की वैल्यू निकाल दी, अपने को f ऑफ 5 की वैल्यू चाहिए। तो अब इसी प्रोसीजर को, है ना, इसी खेला को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मैंने पुट x बराबर 0, अभी x बराबर 0 पुट किया था। अब अगर मैं पुट x बराबर 1, x की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूं यहाँ पे तो क्या मिल रहा है कि f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 1, ये मिल जाएगा, है ना, x की जगह 1 पुट करते हैं। तो इधर से f ऑफ 2 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, f ऑफ 2 की वैल्यू 1 आ रही है, f ऑफ 1 की वैल्यू गिवन थी, f ऑफ 1 की वैल्यू 3 आ गई। तो इधर से f ऑफ 3 की वैल्यू मिल रही है हमें, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 टू द 6, 6 माइनस 1 5, f ऑफ 3 की वैल्यू 5 आ चुकी है, ठीक है। अब इसी खेला को अपन और आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब अपन x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, पुट x बराबर 2। तो जब x की वैल्यू 2 पुट करी तो इधर f ऑफ 4 बन जाएगा प्लस एफ ऑफ 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 बन रहा है, जिसमें से एफ ऑफ 3 की वैल्यू पता है ना, एफ ऑफ 3 की वैल्यू अभी अभी निकाली थी, कितनी 5 आ रही है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी पता है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, 1 रख देंगे इसकी वैल्यू। तो इधर से एफ ऑफ 4 की वैल्यू मिल रही है ना, 2 इंटू 1 माइनस 5, मतलब एफ ऑफ 4 की वैल्यू माइनस 3 मिल रही है, ओके। अब फाइनली x को 3 पुट कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से f ऑफ 5 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। x को 3 पुट किया तो इधर ये बन रहा है f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 3। तो फंक्शनल इक्वेशन अलग अलग प्रकार की आपके सामने दे रखी हो सकती है, तो उसके साथ प्रैक्टिस के साथ ही अपने को पता चलेगा कि क्या अप्रोच अपनानी है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को ये अप्रोच समझ में आ रहा है।
कि f ऑफ 4 की वैल्यू अभी अभी निकाली है, वो है -3, f ऑफ 3 की वैल्यू भी निकाल ली विच इज 5, राइट। तो 5 2 10, 10 + 3 13, तो f ऑफ 5 की वैल्यू यहाँ पे 13 मिल रही है। दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप की भी फंक्शनल इक्वेशन गिवन हो सकती है जिसके अंदर ये प्रोसीजर रहेगा, है ना। तो बड़ा ही लॉजिकली सोचना है कि कैसे आंसर पे पहुंचा जाए, ठीक है, वो हमारा पर्पस है। इस टाइप की फंक्शनल इक्वेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर ऐसा गिवन हो f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो इस फंक्शनल इक्वेशन को देखते ही समझ जाना। क्या समझोगे यहां से कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन एफ एक्स होगा वो a रेज़ टू द पावर x होने वाला है फंक्शन। ये बहुत बार पूछा गया है ये वाली फंक्शनल इक्वेशन, तो इसके ऊपर ऑलरेडी हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, तो फिर से क्या ही डिस्कस करना है इस पर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आपको पढ़ाया था तब मैंने इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। बाकी अपन और बहुत क्वेश्चन लाएंगे क्योंकि अब अपन चाह रहे हैं कि एक कंप्लीट सेशन लिया जाए जिसके अंदर पीवाईक्यू हम लोग करें, जैसे फंक्शनल इक्वेशन पे कौन कौन से टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर जितने भी पीवाईक्यू है इस पूरे चैप्टर पे, तो वो सारे के सारे पीवाईक्यू हम लोग करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लोग भी एक बार रिवीजन कर ले, एक बार देख ले, समराइज कर ले चैप्टर को, उसके बाद में एक पीवाईक्यू सेशन लाते हैं इसके ऊपर जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। So thank you everybody for being a part of this class. See you in the next class. Till then, this is your math teacher Kundan Markar signing off. Tada, bye bye. Have a great day, guys.